वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज आते हैं इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ा था। आज आते हैं राष्ट्रीय आय पे, नेशनल इनकम। देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। देखिए, आय तो सिंपल हम जानते हैं कि जितनी प्राप्तियां होती है उसको हम आय कहते हैं। जब उसको हम किसी एक देश से जोड़ देते हैं, किसी एक अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय, राष्ट्र से जोड़ दिए तो उसको राष्ट्रीय आय। लेकिन राष्ट्रीय आय कहने का यह मतलब नहीं कि एक अनलिमिटेड पीरियड तक की आय राष्ट्रीय आय कहलाएगी। राष्ट्रीय आय के लिए जरूरी है कि एक पीरियड, एक निर्धारित पीरियड होता है, उसके बीच हम उसका ये आकलन करते हैं। तो किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से देखेंगे, इसका डेफिनेशन यदि देखेंगे, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तु या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, यहां जो है, यहां ध्यान रखना जरूरी यह है कि अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तु और देश के पूंजीगत साधन जो है उन सब का विशुद्ध जोड़। विशुद्ध जोड़ कहने का मतलब उसमें अन्य चीज नहीं, केवल पूंजीगत साधन ही उसमें जो होंगे वो, और साथ ही यहाँ अंतिम उपभोक्ता कहा गया है इसलिए क्योंकि वस्तु जहां से उत्पादित होता है, जहां से बनता है, वहां से उपभोक्ता तक आते आते कई चरणों से होकर गुजरता है। तो ऐसा नहीं कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु जहां उत्पादित हुआ उसका भी जोड़ देंगे, उसका भी प्राइस जोड़ देंगे, फिर वहां से क्या कहते हैं, वहां से वो थोक विक्रेता के पास गया, उसका फिर उसमें कॉस्ट जोड़ देंगे, उससे आगे वो फिर से रिटेलर के पास गया, उसका कॉस्ट जोड़ देंगे, और पुनः पहुंचते पहुंचते वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा, उसका भी जोड़ेंगे। तो एक ही वस्तु का विभिन्न जगह रिपीटेशन हो गया, तो इस आधार पर फिर उसका ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय आय जो होगा वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब है अंतिम उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचा है उस समय जितना उसका लागत है, और साथ ही पूंजीगत साधनों में विशुद्ध जोड़ जो है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है शुरू कहां से हुई है। तो भारत में हम देखेंगे कि यह राष्ट्रीय आय की अवधारणा की शुरुआत कब से हुई है, कैसे भारत में यह विकसित हुआ है। भारत की राष्ट्रीय आय के संदर्भ में इसका जब हम आकलन करेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1866-67 में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मीन्स दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन करने का प्रयास किया गया। भारत में
सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन का प्रयास किया गया या किया गया, आकलन किया गया। उनके द्वारा भारत का प्रति व्यक्ति आय ₹20 आकलित किया गया। ₹20 प्रति व्यक्ति आय आकलित किया गया। उसके बाद के एक अर्थशास्त्री थे, आपको एफ सिर्रास, 1911 में इनके द्वारा फिर से आकलन किया गया। एफ सिर्राफ नाम था इनका, एफ सिर्राफ ने 1911 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय आय ₹49 प्रति व्यक्ति आकलित किया। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आज़ादी के समय यानी आज़ादी के बाद कहिए 2 साल बाद 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तथा 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पीसी महालोनविस को राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय की गणना एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होती है। इसकी गणना, इसका आकलन या इसकी गणना सांख्यिकी विभाग के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना वर्ष मई 1951 के द्वारा की जाती है।
स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिए इस पे आते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में जो है आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय, भारत का राष्ट्रीय आय 26,855 रुपया, 1,26,855 रुपया, जो इससे पहले 19-20 का जो था, 19-20 का डेटा था, 2019-20 का यदि आप डेटा देखिएगा तो उसमें है 1,32,155 रुपया, इससे घटकर 1,26,855 रुपया हो गया है। हमारे नेताओं के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा वैश्विक ऋण है वो बढ़ते जा रहा है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद घट रहा है, आपका राष्ट्रीय आय घट रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा समाज समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। तो आप इसको, इसी से हमारे देश को विकसित की श्रेणी में लाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय आय यदि बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हम विकसित होंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय गणना करने की कई सारी विधियां हैं। राष्ट्रीय आय को कैसे गणना करते हैं, अब हम उस पर आते हैं। राष्ट्रीय आय गणना करने की विधियां। पहला लेते हैं, पहला है आय विधि। पहला है आय विधि। देखते हैं कि उत्पादन के कारकों से मिलने वाले प्रतिफल का योग, उत्पादन के कारकों से प्राप्त होने वाले आय का योग के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे उत्पादन के कारकों से मिलने वाले प्रतिफल का योग कहिए, या से प्राप्त होने वाले आय का योग कहिए, उसकी गणना की जाती है इस विधि के द्वारा। लेकिन इस विधि में एक समस्या है। एक समस्या ये है कि उत्पादन कारक, हम देखते हैं कि उत्पादन कारक, हमारे देश के उत्पादन कारक कौन है। हमारा देश विकासशील देश है, तो विकासशील देश विकसित देश है नहीं, विकासशील देश है। तो विकासशील देश में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था विकसित हो रही होती है। तो अर्थव्यवस्था विकसित होने के क्रम में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था चलती है, या हमारा रोजगार जो होता है वो छोटा छोटा रोजगार होता है, कुटीर उद्योग होता है, या कुटीर उद्योग से भी लघु उद्योग, उससे भी छोटा लघु उद्योग, या उससे भी छोटा रोजगार लोग करते हैं। जैसे छोटा छोटा दुकान करते हैं, समोसा बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, जूता क्या कहते हैं ब्रश करता है, या फिर सैलून खुलता है। तो यह सब रजिस्टर्ड नहीं होता है।
तो रजिस्टर्ड, यह यदि हमारा जितने भी उत्पादन लागत है, उत्पादन साधन जो है, उत्पादन का कारक जो है, यदि सभी के सभी रजिस्टर्ड होते तो उसकी आय की गणना हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पर होने के कारण और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ अधिकांश बेरोजगार क्या करते हैं, छोटा छोटा उद्योग शुरू करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होता, पंजीकृत नहीं होता है। तो यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना इस आय विधि से करने चले तो आय विधि में केवल पंजीकृत आय ही हमारे शामिल हो पाएंगे, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग या छोटे छोटे उद्योग का आय उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण हो गया, सही है। विकासशील अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी चरम पर होने के कारण छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग गैर पंजीकृत उसकी गणना नहीं हो पाती है। ये समस्या है इस विधि में। जैसे समोसा बनाने वाले अपना पंजीकरण तो कराते नहीं है, तो क्या उनका आय नहीं होता है, उनका इनकम होता है, लेकिन उसकी गणना नहीं होती है, उसका आकलन नहीं होता है, उसका डेटा सरकार के पास नहीं जाता है, जिसके कारण यदि इस विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे तो वो लोग, अधिकांश लोग छूट जाएंगे और केवल पंजीकृत जो उद्योग है बड़े बड़े, केवल उसकी आय की गणना हो जाएगी, इसकी आय की गणना होगी ही नहीं। तो इस आधार पर ये इस विधि की क्या हुई, खामियां हुई। दूसरा आते हैं व्यय विधि। राष्ट्रीय आय आकलन की दूसरी विधि है व्यय विधि। व्यय विधि में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक बिंदु पर होने वाला व्यय ज्ञात हो, तो इस विधि से हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना इस विधि से करते हैं। इसमें भी समस्या है। इसमें समस्या ये है कि हमारे भारत में अधिकांश जगह जो है बिलिंग नहीं होती है, यानी पंजीकृत बिल नहीं मिलता है। तो यदि इस विधि से कितना व्यय हुआ, कोई भी वस्तु उत्पादन करने पर कितना व्यय हुआ, यदि सभी व्ययों को हम जोड़ लें तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आय की गणना हो सकती है। लेकिन सभी जगह क्या होता है, बिल का अभाव। जो हमारा दुकान है या विभिन्न उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग तो बिलिंग करते हैं, लेकिन छोटे छोटे दुकानों में बिलिंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बिलिंग की व्यवस्था नहीं होना इसकी समस्या है। इसके कारण यह भी विधि उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट विधि, तो इसके बाद जो है उत्पादन विधि है, हम आएंगे उस पर। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आते हैं उत्पादन विधि पे।
नेक्स्ट आते हैं अब हम उत्पादन विधि पर। तीसरा है उत्पादन विधि। देखते हैं उत्पादन विधि जो है यह है आपका किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें यह जो है राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे सटीक तरीका है। यह राष्ट्रीय आय गणना का सबसे सटीक तरीका है। देखिए इसमें कहता है कि किसी वित्तीय वर्ष जैसे अभी हमने लिखा था कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, 31 मार्च से 1 अप्रैल के वर्ष के बीच के समय को ही वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना 31 मार्च से लेकर के और 1 अप्रैल के बीच की ही अवधि के बीच की जो राष्ट्रीय आय है उसी को हम एक राष्ट्रीय आय कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष का। तो इसमें कहता है अंतिम उत्पादित वस्तु। अंतिम उत्पादित वस्तु का मतलब क्या होता है, हम जरा देखते हैं कि अंतिम उत्पादित वस्तु क्या है। जैसे एक कृषक गेहूं उपजाता है, गेहूं से क्या तैयार होता है, आटा तैयार होता है। आटा से क्या तैयार होता है, आटा से ब्रेड तैयार होता है। अब ब्रेड से क्या तैयार होता है, ब्रेड से आपका पिज्जा तैयार होता है, पिज्जा तैयार होता है। मार्केट में उपभोक्ता क्या करता है, इस पिज्जा को खरीदता है। उपभोक्ता इस गेहूं से, गेहूं मानते हैं कि 50 ग्राम गेहूं से एक पिज्जा तैयार होता है। तो 50 ग्राम गेहूं जो उत्पादन हुआ, उत्पादन मूल्य हम इसका मानते हैं 10 रुपया है 50 ग्राम गेहूं का। इस 10 ग्राम गेहूं के आटे का, इससे आटा तैयार होता है, उसका मूल्य 15 रुपया है। इस 15 रुपये के आटा से ब्रेड यदि तैयार होता है, इस ब्रेड का दाम हम यदि मानते हैं कि 20 रुपये है, और इस 20 रुपये से पिज्जा जो तैयार होता है वो 100 रुपये में बिकता है। एक उपभोक्ता इस 50 ग्राम गेहूं का उपभोग पिज्जा के रूप में करता है, तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है, फाइनली 100 रुपया देना पड़ता है, न कि 100 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10। ऐसा नहीं है, केवल यह अंतिम मूल्य जो है यही उसको भुगतान करना पड़ता है। यानी यह 100 रुपया किसी न किसी व्यक्ति का आय बना होगा। यह अलग बात है कि इस 100 में से 20 रुपया इसका हिस्सा बना होगा, 15 रुपया इसका, और 10 रुपया अंततः किसान के पास पहुंचा होगा। तो हमने कहा कि किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु, ये गेहूं उत्पादन तो जरूर हुआ है, लेकिन इसका लास्ट उत्पादन उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते ये किस रूप में पहुंचा है, पिज्जा के रूप में, जिसका मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 100 रुपया हो गया है। तो यही 100 रुपया जो है वो अंतिम उत्पादित वस्तु हुआ।
इस गेहूं को हम अंतिम उत्पादन नहीं मानेंगे, क्योंकि डायरेक्ट गेहूं उत्पादक जो है उपभोक्ता उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, उपभोक्ता ग्रहण कर रहा है उसको पिज्जा के रूप में। तो यह 100 रुपया क्या हुआ, अंतिम उत्पादन वस्तु का मूल्य हुआ। तो यदि इसको हम राष्ट्रीय आय में यदि गणना करेंगे तो ऐसा नहीं कि किसान का आय 10 रुपया जोड़ लेंगे, फिर ये जो आपका सेलर है जो आटा पीस के बेचता है उसका मूल्य भी तो 15 रुपया जोड़ लेंगे, और उसी चीज का ब्रेड के रूप में दुकान यदि क्या कहते हैं खुदरा दुकान वाला जो बेच रहा है 20 रुपया, और वहीं फिर से बेकरी में पहुंच गया वहां 100 रुपया, ये सबको एक साथ नहीं जोड़ देंगे। इस उत्पादन के बदले इसका अंतिम उत्पाद पिज्जा के रूप में है तो केवल पिज्जा को इसमें शामिल करेंगे, और यही सब जितने जो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा, बिस्किट बनेगा, पिज्जा बनेगा, क्या कहते हैं आटा के रूप में यदि बिक गया, भोजन के रूप में यूज हो गया, वो आटा का यूज करेंगे। तो यही अंतिम लास्ट उत्पाद का मूल्य जो होगा एक वित्तीय वर्ष में कितना हुआ है। और साथ ही केवल अंतिम उत्पादित यानी उत्पाद का ही मूल्य नहीं जुड़ता है, उसके साथ साथ सेवाओं का मूल्य। सेवा क्या होता है, आप जानते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था जो होती है या अर्थव्यवस्था जो होती है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र जो होता है, उत्पादक जो होते हैं उसको प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कोई भी वस्तु उत्पादन जो कर रहा है, फैक्ट्री में कोई वस्तु उत्पादित हो रहा है, क्या कहते हैं कृषक क्या करता है, अनाज का उत्पादन करता है, तो वो प्रथम उत्पादक होता है। उसके बाद उसका एक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता क्या करते हैं, जो उसका यूज करते हैं। जैसे फैक्ट्री, यदि किसान की सामान को लेकर के फैक्ट्री यूज कर रहा है तो फैक्ट्री क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, वो द्वितीयक श्रेणी में जाता है। और तृतीयक श्रेणी जो होता है, तृतीयक श्रेणी होता है जो सर्विस दे रहा है। उस फैक्ट्री में आखिर लाखों हजारों मजदूर काम करते हैं तो उस पर भी तो व्यय होता है। तो यह जो सेवा दे रहा है, जो अपना मेहनत करके दे रहा है, उसके बदले उसको पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये तृतीय क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो शुरुआत होती है यानी विकासशील रहती है, वहां उसका प्रभुत्व किसका रहता है, उत्पादक एवं उपभोक्ता का ये रहता है, उसमें प्रधानता होती है। लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होती चली जाएगी वहां उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा होने लगता है। तृतीय क्षेत्र यानी क्या, सेवाओं का योगदान अधिक होने लगता है। तो यहां हम देखते हैं इस अंतिम उत्पाद करने में जितने लोग लगे होंगे, जितने उसमें श्रम किए होंगे, या जितने लोग उसके विपणन में लगे होंगे, उसके मार्केटिंग में लगे होंगे, उन सारी सेवाओं का भी मूल्य उसमें जोड़ देते हैं और एक वित्तीय वर्ष में करते हैं, तो उसी को उस वित्तीय वर्ष का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो आज हमने राष्ट्रीय आय का देखा, राष्ट्रीय आय की शुरुआत भारत में कैसे हुई, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब हुई, किनके द्वारा हुई, उस समय क्या था, कितना हमारा ये था राष्ट्रीय आय। कालांतर में यह हमारा भारत सरकार के अधीन आया। भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट इसका अध्ययन करता है, इसका आकलन करता है प्रतिवर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है, कब से कब तक के अवधि के आय की गणना राष्ट्रीय आय अंतर्गत एक वर्ष में की जाती है। राष्ट्रीय आय गणना करने की विभिन्न विधियां जो हैं वो क्या है, इस पर हमने चर्चा किया। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट में इसकी कुछ और विधि हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, उसके अलावे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय सकल उत्पाद, इसके अलावे और सारे बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए इसका आप क्या कहते हैं, इसका बेनिफिट लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।